वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। यार आपको याद है 2023 की मैसिव ब्लॉकबस्टर मूवी क्रिएशन ऑफ द गॉड्स के पहले पार्ट के आखिर में क्या हुआ था। वो सम्राट था ना, वो चुड़ैल के काले जादू से मौत को मात देकर वापस लौट आया था। अब वक्त है उस कमाल की मूवी के दूसरे पार्ट का, जिसका नाम है क्रिएशन ऑफ द गॉड सेकंड डीमन फोर्स। और ये कहानी बिल्कुल वहीं से आगे बढ़ती है दोस्तों, जहाँ पे पिछला पार्ट खत्म हुआ था। एंजियो और कोफत अब अपने राज्य को सम्राट के खतरे से बचाने की एक नामुमकिन और आखिरी कोशिश में जुटे हुए हैं। इस बार दाव पे पहले से कई ज्यादा खतरे और जादू हैं। एक तरफ सम्राट का वफादार जादूगर की काली शक्ति और अनडेड सोल्जर से भरी डीमन फोर्स है, तो दूसरी तरफ मौत से वापस लौटे एंजियो का अपने ही पिता से बदला लेने का जुनून, जो अब खुद एक देवता की तरह बन चुका है। और देवताओं के इस महायुद्ध में आखिर किसके हाथ लगेगा वो जादुई हथियार। चलिए अपनी सीट बेल्ट से बांध लीजिए और बिना किसी देरी के डाइव करते हैं दोस्तों इस कमाल की जादुई वॉर में, और डिटेल में समझते हैं कि इस मूवी की पूरी कहानी कैसी थी, क्या है। और अगर आप पहले पार्ट की कहानी भूल चुके हैं तो हमने उसको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो पहले आप वो देखिए, फिर ये मूवी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो पार्ट 2 की शुरुआत होती है देवलोक से, जहाँ सारे देवताओं के पास एंजियो की लाश लाई जाती है, क्योंकि सम्राट ने उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन देवताओं को पता था कि सम्राट पूरी दुनिया में तबाही ला सकता है, और अगर उसे रोकना है तो सिर्फ एंजियो ही वो इंसान है जो ये काम कर सकता है। इसलिए सारे देवता स्वर्ग के नियम के खिलाफ जाकर एंजियो को एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश करते हैं। और जैसे दोस्तों वो ये काम शुरू करते हैं ना, एंजियो के अंदर बदले की भावना जाग जाती है। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपने पिता यानी सम्राट से बदला लेना। और यही गुस्से की वजह से वो सारे देवताओं में से जो सबसे बड़े थे ना, उनकी सारी शक्तियों को खींच लेता है। बदले की भावना ऐसी थी कि उसने देवता से उनकी शक्ति छीन ली, और इसी वजह से वो देवता अपनी सारी शक्ति खो देते हैं। लेकिन उन्हें अफसोस नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि किसी भी तरह से इंसानों को सम्राट के खतरे से बचाया जा सकता है, तो हम उसके लिए तैयार हैं और इन शक्तियों का बलिदान हम दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो एंजियो को समझाते भी हैं कि याद रहे, तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है, वरना जब ये गुस्सा तुम पर हावी हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। तो उस टाइम तुम इंसानों को भी नहीं छोड़ोगे, पहले बता रहा हूँ। इसीलिए जाओ अपना मकसद पूरा करो। इसीलिए एंजियो एक बार फिर पृथ्वी की ओर जाता है। इसके बाद हम सम्राट को देखते हैं। वो अभी भी चुड़ैल के साथ होता है दोस्तों, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि पिछले पार्ट में कोफत ने सम्राट की जान ले ली थी, पर चुड़ैल ने अपनी शक्तियों की मदद से सम्राट को फिर से जिंदा कर दिया। तो अब सम्राट के सामने दरबार में कमांडर बैठा होता है। वो कहता है कि मैंने सम्राट के पिता के साथ काम किया है, पर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसीलिए रिटायरमेंट चाहता हूँ। लेकिन चुड़ैल कहते हैं कि आप देख रहे हो ना कि वो एंजियो का दोस्त कोफत कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है। पिछली बार भी उसने एंजियो का साथ देकर सम्राट पे हमला किया था, इस बार भी हमला हुआ तो क्या करेंगे हम। इसलिए हमारी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि आप कोफत और उसके कबीले को खत्म कर दीजिए, उसके बाद आप शांति से रिटायरमेंट ले सकते हैं। वहीं पर कमांडर के साथ उसकी सबसे खास साथी नैना भी होती है। वो सम्राट से कहती है कि इस राज्य को बचाने के लिए मेरे पिता ने भी लड़ाई लड़ी है, वो शहीद भी हुए हैं, इसीलिए उनका नाम आगे बढ़ाने के लिए मैं भी आपका साथ देना चाहती हूँ, ताकि उस कबीले को खत्म किया जा सके। वैसे उस कबीले का नाम शीची है दोस्तों। तो वो आगे कहती है कि मुझे इसीलिए राज्य की सेना में शामिल होने का मौका दीजिए। ये सुनकर सम्राट खुश हो जाता है और वो नैना को अपनी सेना में शामिल कर लेता है। दूसरी तरफ हम शीची का सीन देखते हैं। वहाँ का एक मांत्रिक कोफत से कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है कि सम्राट मरा नहीं है। कोफत कहता है मुझे यकीन कैसे होगा, क्योंकि मैंने अपने हाथों से उसे मारा था, वो बच कैसे सकता है। लेकिन मंत्री कहता है कि उस चुड़ैल ने उसको जिंदा कर दिया, और अब वो सम्राट तुम्हारे खून का प्यासा बन चुका है। उसने ये खास डब्बा और तलवार भेजी है, और ये तलवार वही है जिस तलवार से एंजियो की जान गई थी। सम्राट चाहता है कि तुम अपनी गर्दन इसी तलवार से काट कर डब्बे में डाल दो। अगर तुमने ये किया तो सम्राट शीची को छोड़ देगा, पूरे कबीले को। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो पूरे शीची कबीले को बर्बाद कर देगा, कोई नहीं बचेगा, इसलिए मार डालो अपने आप को। अब ये सुनकर बाकी सारे लोग उस मंत्री के खिलाफ हो जाते हैं कि क्या बात बोल रहे हो रे, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी कोफत के बारे में ऐसा कहने की। लेकिन कोफत सभी को शांत कराता है। पहले तो वो यकीन नहीं कर पाता कि सम्राट जिंदा है, लेकिन वो कहता है कि वो बच गया है ना, तो इसी तलवार से इस बार उसकी मैं हत्या कर दूंगा। इसके बाद हम नैना को देखते हैं, वो अपनी सेना लेकर शीची की ओर बढ़ रही होती है। लेकिन जिस ब्रिज को पार कर रही है ना, कोफत और कबीले के लोग उस ब्रिज को ही तोड़ देते हैं। इससे सेना में शामिल कई सारे सिपाहियों की डूबने से मौत हो जाती है। लेकिन जो बचे हुए होते हैं वो कोफत और उसके साथियों पे हमला शुरू कर देते हैं। नैना के साथ यहाँ पे खास 4 जनरल्स होते हैं। याम इंसानों से कई गुना ज्यादा बड़े और खतरनाक हैं दोस्तों, इसलिए उनका मुकाबला करना कबीले वालों के लिए तो बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा होता है। लेकिन हाँ, वो हिम्मत नहीं हारते यार, बात माननी पड़ेगी। नैना भी कोफत से लड़ाई कर रही होती है, लेकिन लड़ाई के दौरान दोनों खाई से नीचे गिर जाते हैं। पर ताकत तो देखो दोनों की, कुछ होता ही नहीं उनको। कमाल के योद्धा है, नीचे आने के बाद भी लड़ाई करते रहते हैं। लेकिन आखिर में नैना कोफत को बंदी बना ही लेती है। कोफत कहता है कि ऐसे सम्राट की वफादारी क्यों करती हो, जिसने सिंहासन पाने के लिए अपने पिता, पत्नी और बेटे सभी को मार डाला। जानती भी हो उसकी सच्चाई। अगर तुम जानती ना तो मुझे पता है तुम ऐसी हरकत नहीं करती। लेकिन नैना कुछ नहीं सुनती। जिस राज्य के लिए लड़ते हुए उसके पिता ने अपनी जान गंवा दी, वो उससे गद्दारी नहीं करना चाहती। उसका सोच विचार ऐसा है, भले वो सही हो या फिर गलत। तभी वहाँ पे कुछ जंगली जानवर आ जाते हैं जो उन दोनों पे हमला करने लग जाते हैं।
नैना उस जानवर से लड़ाई करती है, लेकिन मौका देखकर कोफत वहाँ से हो जाता है फरार। वो नैना के चंगुल से भाग जाता है और नैना उसको ढूंढते रह जाती कि आखिर कहाँ भाग गया। अब दोस्तों कोफत जब आगे बढ़ रहा होता है ना, उसको बूढ़े साधु नजर आते हैं, वही जिन्हें देवताओं ने वो जादुई हथियार दिया है, मतलब जिसके जरिए दुनिया को बचाया जा सकता है। वही साधु कोफत से कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। कोफत कहता है कि सम्राट के पास जा रहा हूँ ताकि मेरी गर्दन के बदले वो शिची के लोगों को छोड़ दे। लेकिन साधु कहते हैं कि बेवकूफ हो क्या तुम, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो शिची का क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा। एनजीओ के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी है सबको संभालने की, उस सम्राट के कहर से दुनिया को बचाने की तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम ऐसे घुटने नहीं टेक सकते। इसीलिए यहाँ पर कोफत अपना फैसला बदल लेता है, वो लड़ेगा सम्राट के साथ, तैयार हो जाता है दोस्तों। दूसरी तरफ सम्राट की हालत बहुत ही खराब होती है, लेकिन चुड़ैल ये कहती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरी तरह से ठीक कर दूंगी। लेकिन सम्राट कहता है कि तबीयत तो तुम्हारी भी खराब है, कैसे करोगी। लेकिन चुड़ैल कहती है उसकी फिक्र मत करिए, मैं सब संभाल लूंगी। तभी वहाँ पे जादूगर आ जाता है और वो ये खबर लेकर आया था कि सम्राट जादुई हथियार का पता चल गया, वो बूढ़े साधु के पास है जो अभी शिची में मौजूद है। ये सुनकर सम्राट हो जाता है गुस्सा कि एक बार फिर से शिची ने दिमाग खराब कर दिया, छोड़ूंगा नहीं शिची कबीले वालों को मैं। वो जादूगर से कहता है कि जाओ वो हथियार लेकर आओ। इधर कोफत जब वापस शिची आता है ना, शिची के सारे लोग जमा हो जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम हमारे खातिर अपनी जान दे दोगे। ये शिची हम सभी का घर है और इसे बचाने के लिए सिर्फ एक को नहीं बल्कि पूरे कबीले को लड़ाई करनी होगी। हम सब लड़ेंगे सम्राट के खिलाफ, पीछे नहीं हटने वाले। ये सुनकर कोफत को भी हिम्मत मिलती है कि पूरा कबीला मेरे साथ है, अब ये सम्राट बचेगा नहीं। लेकिन तभी वहाँ पे नैना एक बार फिर से अपनी पूरी सेना को लेकर पहुंच जाती है। वो लोग तो आए थे शिची पे हमला करने के लिए, अब ये देखकर शिची वाले घबरा जाते हैं कि अभी तो हम तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों वो तैयार हो जाते हैं हमले के लिए। शाम होने वाली होती है, इसीलिए लड़ाई को सुबह तक के लिए रोक दिया जाता है। लड़ाई सुबह से शुरू होगी क्योंकि अक्सर लड़ाई रात में नहीं होती। तो शिची वाले रात भर अपनी तैयारियों में लगे होते हैं और प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कैसे वो सेना को हराएंगे। और फिर प्लान के मुताबिक ये लोग रात को ही छुपते छुपाते पहुंच जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे नैना की सेना रुकी हुई है। और आते ही दोस्तों उन लोगों ने बिल्कुल अंधेरा का फायदा उठाते हुए हमला शुरू कर दिया होता है। और ये हमला इतना अचानक होता है कि किसी को सोचने समझने का टाइम भी नहीं मिलता। और अभी तक नैना के 4 बड़े जनरल्स में से एक की जान चली जाती है, बाकी के 3 बच चुके थे। और जब तक कबीले के लोगों पे सेना हमला करती तब तक कोफत वहां से निकल जाता है। इन लोगों ने सुबह होने से पहले कई सारे दुश्मन मार गिराए दोस्तों। लेकिन कोफत थोड़ा सा निराश लग रहा होता है क्योंकि उनके पास मौका था बाकी के जनरल्स को मारने का, लेकिन वो चूक गया। इसीलिए सुबह होते ही नैना और उसकी पूरी सेना बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है कल रात के हमले से। इसीलिए वो पूरे गुस्से के साथ सीधे शिची पे हमला कर देते हैं। और देखते देखते यार बहुत ही बड़ा घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों तरफ से लड़ाई होती है, लेकिन जाहिर सी बात है शिची वालों की सेना बहुत ही छोटी थी, इसलिए वो हारने लगते हैं। और नैना अपनी सेना को लेकर शिची के अंदर घुसने वाली होती कि तभी शिची वाले सामने मौजूद ब्रिज पे कुछ ऐसा करते हैं कि वो ऊपर कर देते हैं। इससे चारों तरफ पानी पानी हो जाता है और शिची के अंदर आने का रास्ता पानी की वजह से हो जाता है बंद। ये करने से दुश्मन को दिक्कत होती है अंदर आने में, तो वो आ नहीं पाएंगे। लेकिन कोफत भी तो बाहर रह गया दोस्तों, वो ब्रिज पे लटक कर अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है, पर नैना भी उसको पकड़ कर लटक जाती है बिल्कुल। अब इससे होता यह है कि दोनों पानी में जा गिरते हैं, दोनों डूब रहे होते हैं। तो वहीं बाकी का युद्ध चल रहा होता है। ब्रिज उठाकर कुछ देर का फायदा हुआ, लेकिन थोड़ी देर में सेना वापस शिची के अंदर आने लग जाती है। और देखकर तो ऐसा लगता है कि अब शिची को कोई नहीं बचा सकता, सभी की उम्मीदें टूट जाती हैं। लेकिन तब दोस्तों आसमान फाड़ कर नीचे आता है एनजीओ, जो खुद देवता की शक्ति पाकर एक देवता जैसा बन जाता है कि टांगे तो 2 ही होती हैं, लेकिन कमर के ऊपर से टोटल 3 इंसान बन चुका होता है वो। उसको देखते सारे दुश्मन डर जाते हैं कि ये क्या चीज आ गई। एनजीओ इतना बड़ा है दोस्तों कि सबसे पहले तो वो बचे हुए 3 जनरल्स पे हमला करता है और कुछ ही देर में तीनों को ढेर भी कर देता है। अब जब सेना के मेन आदमी मारे गए तो बाकी दुश्मन सेना वालों की हालत खराब हो जाती है और वो सारे के सारे वहां से भाग जाते हैं। इस तरह से एनजीओ ने शिची को बचा लिया। पूरे शिची में खुशी का माहौल होता है, सभी जश्न मना रहे होते हैं, एक तो जीत का और दूसरा एनजीओ के वापस आने का कि एनजीओ वापस लौट आया। इधर कोफत नैना को पानी से बाहर निकालता है, उसकी जान बचाता है। ये दोनों बहते बहते काफी दूर आ चुके थे। कोफत को नहीं पता होता कि एनजीओ ने कबीले को बचा लिया। उसको तो ये लग रहा था कि हमारा कबीला बस खत्म हो गया होगा। इसीलिए वो नैना के सामने घुटने टेकते हुए कहता है कि तुम मुझे सम्राट के पास लेकर जाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बाकी के लोग भी पूरी तरह खत्म हो जाएं। ये सुनकर नैना उसको बंदी बना लेती है और ये दोनों कमांडर के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ चुड़ैल एक लड़की को जहर देकर मार देती है। उसके शरीर के ऊपर कब्जा करने की वो कोशिश करती है, लेकिन वो ये कर नहीं पा रही होती क्योंकि उसकी हालत पहले से खराब है और उसमें इतनी ताकत नहीं बची कि वो अपनी आत्मा निकाल कर दूसरे के अंदर डाल पाए। इसीलिए वो थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है कि अगर ऐसा रहा तो मैं भी इंसानों की तरह मर जाऊंगी। लेकिन सम्राट उसको संभालता है कि सब सही हो जाएगा। और तभी वहाँ पे नैना कमांडर के पास आ जाती है। वो कोफत को साथ लेकर आई हुई थी। कोफत को तो देखते ही कमांडर उसको बंदी बना लेता है तुरंत। नैना कहती है कि अब हमें वापस चलना चाहिए, ये युद्ध बंद कर दो, हमें जो चाहिए था मिल गया। तो कमांडर कहता है कि सम्राट का आदेश पता है क्या है? कोफत के मिलने के बाद भी सारे शिची
शिची वालों को मार दिया जाए, इसीलिए ये युद्ध खत्म नहीं होगा। और ये सुनते ही कोफत और नैना दोनों बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। नैना कहती है ऐसा नहीं हो सकता, आपने कहा था सिर्फ कोफत को पकड़ना है और मैं इस राज्य का साथ सिर्फ इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे पिता ने इसके लिए अपना खून बहाया है, लेकिन उन्होंने कभी बुराई का साथ नहीं दिया, इसलिए मैं भी किसी बेकसूर की जान नहीं लेने दूंगी किसी को। और कमांडर कहता है कि तुम्हें जितना कहा गया है ना उतना ही करो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो कोफत को पिंजरे में बंद कर देता है ताकि सम्राट को पेश कर सके। लेकिन रात होते ही नैना वहाँ पे आ जाती है और चुपके से कोफत को आजाद करके भागने लगती है, क्योंकि नैना बुरी नहीं है। उसने तो बाकियों की जान बचाने के लिए कोफत को पकड़ा था कि कोफत पकड़ा जाएगा तो बाकी सब लोग सेफ रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये लोग भाग रहे होते हैं ना, तभी वहाँ पे कमांडर अपने खास ड्रैगन जैसे जानवर पे बैठ के आ जाता है और दोनों को घेर लेता है। लेकिन जैसे वो दोनों की जान लेने वाला होता है तब दोस्तों होती धमाकेदार एंट्री एंजो की, और वो आते ही सबसे पहले कोफत और नैना को वहाँ से भेज देता है और कमांडर से कहता है कि तुम तो मेरे दादाजी के वफादार थे ना, अब ये जानते हो कि सम्राट कितना घटिया इंसान है, फिर भी उसका साथ दे रहे हो। तो कमांडर कहता है कि मैं सिर्फ राज्य का साथ दे रहा हूँ और राज्य का राजा जो भी होगा मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी, इसीलिए मैं रुकूंगा नहीं। ये सुनकर एंजो कहता है कि ठीक है, जा मेरे बाप से कह देना कि एंजो एक बार फिर उसकी मौत बनकर आ चुका है। इतना कहने के बाद एंजो वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर जैसे कोफत नैना के साथ शिची आता है, सारे लोग नैना को घेर लेते हैं कि ये तो हमारी दुश्मन है, लेकिन फिर कोफत सभी को समझाता है कि ऐसा मत करिए, नैना ने ही मेरी जान बचाई वरना मैं मर जाता। वैसे भी राज्य के लोग नैना के खिलाफ हो चुके हैं, उसका हमारे अलावा कोई है नहीं, इसलिए उसको यहीं पे रहने दीजिए। ये सुनकर सभी नैना को अपने साथ शामिल कर लेते हैं, उसका स्वागत करते हैं। इसके बाद कोफत एंजो से मिलने जाता है। अब एंजो दोस्तों इंसान वाले रूप में भी आ सकता है, तो उसको देखकर कोफत को बड़ी खुशी होती है कि मेरे दोस्त वापस आ गया क्या। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। कोफत उसको वो तलवार भी दिखाता है जिससे एंजो की जान गई थी। कहता है इसी तलवार से मैं सम्राट की जान लूंगा। लेकिन एंजो कहता है कि भाई वो काम तुम मुझ पे छोड़ दो, जिस तरह से सम्राट ने मेरी माँ और दादाजी को मारा उसका बदला मैं अपने हाथों से लेकर रहूंगा। मैं खुद मारूंगा सम्राट को, और ये करने से इस बार मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। अगले सीन में दोस्तों सम्राट के पास कुछ सिपाही आते हैं। वो कमांडर का संदेश लेकर आए हुए थे कि सम्राट कमांडर ने संदेश में लिखा है एंजो वापस आ चुका है और इस बार वो इंसान नहीं बल्कि देवता बनकर आया। वो ऐसा बन चुका है कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि एंजो से माफी मांग लो वरना अनर्थ हो जाएगा। ये सुनते ही सम्राट का दिमाग खराब हो जाता है कि ये एंजो मरकर भी जिंदा कैसे हो गया। तो अब जब एंजो जिंदा है सम्राट के रातों की नींदें उड़ जाती है। वो जरूर मेरे पास आएगा मेरी जान लेने के लिए, यही विचार उसके दिमाग में आते रहते हैं। फिर सम्राट जादूगर से मदद मांगता है, तो जादूगर अपने गुरु से जाके मिलता है। कहता है गुरुजी मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिससे मैं शिची को खत्म करके सबका विनाश कर दूं और फिर वो जादुई हथियार हासिल कर पाऊं। अब दोस्तों ये जादूगर सम्राट का साथ तो देता है, लेकिन सिर्फ इसीलिए ताकि वो जादुई हथियार इसके पास आ पाए। तो गुरुजी से मदद मांगने पर वो जादूगर को एक अजीब लिक्विड देता है, इसलिए जादूगर राज्य की सारी सेना को तैयार करता है। यहाँ उसने सिर्फ सबसे ज्यादा ताकतवर सिपाहियों को जमा किया होता है और वो सभी सिपाहियों पर वही लिक्विड गिरा देता है, जो कि असल में दोस्तों पैरासाइट्स होते हैं। और ये कीड़े जैसे सिपाहियों के अंदर जाते हैं ना, सिपाहियों को पहले तो पूरी तरह खाकर निगल लेते हैं और फिर उनके शरीर पर कर लेते हैं कब्जा। इससे होता यह है कि एक पूरी अनडेड आर्मी तैयार हो जाती है, जिसको हम ज़ॉम्बीज कह सकते हैं। लिक्विड ने सभी को ज़ॉम्बीज में बदल दिया होता है और अब ये सभी जादूगर की सारी बातें मानेंगे, तो शिची के बचने के तो बहुत ही कम चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। दूसरी तरफ शिची में जश्न मनाया जा रहा होता है क्योंकि एंजो वापस आ चुका है और दुश्मन सेना को सभी ने भगा भी दिया। तो उनको तो ये लग रहा है कि सब बढ़िया हो गया, इसीलिए सेलिब्रेट करना तो बनता है और नैना भी इनके साथ होती है। लेकिन उसकी गर्दन के पीछे बना टैटू चमक रहा होता है क्योंकि दोस्तों ये कमांडर की खास सिपाही है। कमांडर के जितने खास सिपाही है ना, उन सभी पर उसने ऐसा ही टैटू बना के रखा हुआ है जिसके जरिए वो उन्हें कंट्रोल कर सकता है। और जैसे बूढ़े साधु की नैना के टैटू पे नजर जाती है वो समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है, और उनका ये सोचना सही भी था क्योंकि कमांडर अपने जादुई मंत्रों का इस्तेमाल कर रहा होता है। वो अपने खास सिपाहियों को ना एक अजीब पानी पिलाता है जिससे उनके भी टैटू चमकने लगते हैं। और इसके बाद तो कमांडर आसमान में कुछ अजीब तरह के आईनों को बना लेता है, उसमें से रोशनी बाहर निकल रही होती है। वो उन सारे आईनों को सीधे शिची की ओर भेज देता है। अब यहाँ सारे शिची वाले जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन अचानक में आसमान पर आईना देखकर वो घबरा जाते हैं कि ये क्या चीज है। तो जब तक वो लोग समझ पाते सोच पाते तभी वहाँ पे कमांडर की सेना आ जाती है और वो आईना भी अपना काम करना शुरू कर देता है। जैसे ही आईने के अंदर से रोशनी बाहर निकलती है तो जिस भी इंसान के ऊपर वो रोशनी जाती वो इंसान सीधे पैरालाइज हो जाता, कुछ भी नहीं कर पाता। बूढ़े साधु कहते हैं कि ये रोशनी इंसानों को पैरालाइज तो कर रही है, लेकिन अगर कुछ नहीं किया गया तो पैरालाइज हुआ इंसान कुछ देर में मर भी जाएगा। और ये सुनते पूरे शिची में दहशत फैल जाती है। सारे लोग अपनी जान बचाते हुए यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। कोफत और बाकी हमले के लिए तैयार होते हैं, लेकिन कितना भी आईना तोड़ने की वो कोशिश करते कोई फायदा नहीं होता। आईना टूटने का नाम ही नहीं लेता। जो भी रोशनी के नीचे आता उसकी कहानी समझो बस खत्म। और कमांडर ने जो अपने सिपाहियों को पानी पिला दिया था ना, उसकी वजह से उन पर रोशनी का कोई असर नहीं होता और बाकी जितने भी होते हैं सभी रोशनी के नीचे आते ही पैरालाइज हो जाते हैं। इस तरह लड़ाई के दौरान दोस्तों कई सारे शिची के लोग रोशनी का शिकार बन जाते हैं और तब तक दुश्मन सिपाही बूढ़े साधु को घेर लेते हैं
ताकि उनसे वो जादुई हथियार हासिल कर पाए। लेकिन तभी वहाँ पे बाकी साधु और कोफत आ जाते हैं और सभी फिर दुश्मनों की लगाते हैं वाट। साधु कहते हैं कि मेरे ख्याल से उस आईने को खत्म करना इतना आसान काम नहीं है, ये आईना सिर्फ कमांडर के मरने के बाद ही खत्म होगा। लेकिन हमें नहीं पता कि आखिर वो कमांडर है कहाँ पे, हमें पहले उसको ढूंढना होगा। इसीलिए बाकी लोग कमांडर को ढूंढने निकल जाते हैं और साधु अकेला रह जाता है। पर तभी वहाँ पे नैना आती है। वो साधु को बंदी बनाते हुए सीधे अपने साथ लेके जाती है दोस्तों, ताकि कमांडर को उसे सौंप पाए। यानी नैना अभी भी कमांडर का साथ दे रही है। सारे लोग कमांडर को ढूंढने में बिजी होते हैं और तब तक उस आईने की रोशनी ने लगभग सभी शीची वालों को अपना शिकार बना लिया होता है। बाकी साधु, सिपाही, यहाँ तक कि एंजो भी कोफत को बचाने के चक्कर में रोशनी का शिकार हो जाता है, जिससे वो भी पैरालाइज हो जाता है। अब अगर एंजो को बचाना है तो कोफत को कमांडर की हत्या करनी ही पड़ेगी, वरना सब खत्म हो जाएगा। तो वहीं पे नैना साधु को लेकर कमांडर के पास आ जाती है और उससे कहती है, आपने कहा था कि अगर मैं वो जादुई हथियार आपको दे दूं तो आप ये युद्ध खत्म कर दोगे। लेकिन कमांडर तो इस बार भी मुकर जाता है और कमांडर की बातों में आकर ही नीना दोबारा से बेवकूफ बन गई थी। वो साधु को इसलिए लेकर आई थी ताकि ये युद्ध खत्म हो पाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसीलिए वो हथियार वापस साधु को देते हुए कहती है कि भाग जाइए आप यहाँ से, कमांडर को मैं संभाल लूंगी। लेकिन साधु इतना बेवकूफ नहीं था। जो वो हथियार लेकर आया था ना, वो नकली था दोस्तों, उसके अंदर बॉम्ब रखा था। तो जैसे ही साधु बॉम्ब फोड़ता है, सभी को पता चल जाता है कमांडर कहाँ पे मौजूद है। और साधु तो नैना के साथ सिर्फ कमांडर की लोकेशन देखने के लिए आया था। लोकेशन मिलते ही वहाँ कोफत तुरंत पहुंच जाता है, जहाँ वो सबसे पहले नैना से लड़ने लग जाता है कि तुमने मुझे दोबारा धोखा देने के बारे में सोचा कैसे। लेकिन नैना कहती है कि मुझ पे गुस्सा बाद में कर लेना, लेकिन अभी शीची के लोगों को बचाने के लिए कमांडर को मारना होगा। इसीलिए वो दोनों चले जाते हैं कमांडर को मारने के लिए। और उसे मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, कमांडर के माथे पर बनी तीसरी आंख को खत्म करना। कमांडर नैना से कहता है कि तुम्हारे ऊपर भी टैटू बना है ना, मेरे मरते ही तुम भी मर जाओगी, इसलिए रोक दो कोफत को। और ये सुनकर कोफत हैरान कि क्या इससे सच में नैना मर जाएगी। वो नैना को नहीं मारना चाहता दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नैना को पसंद करता है। तब उसका हाथ पकड़कर नैना कमांडर की तीसरी आंख फोड़ देती है, जिससे कमांडर वहीं पे मारा जाता है। उसके मरते ही वो आईने टूट जाते हैं और सारे टैटू वाले सिपाही अपने आप मर जाते हैं। साथ ही जो पैरालाइज हुए थे वो भी नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे ही कोफत नैना को देखता है, वो भी अपनी आखिरी सांस ले रही होती है। कोफत से कहती है कि मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लोगों को बचाने के लिए किया। उम्मीद है तुम समझ गए होंगे, मुझे माफ कर दोगे। इतना कहकर वो अपना दम तोड़ देती है। वो कोफत के हाथों पर ही मरी होती है, जो देखकर बेचारे का दिल टूट जाता है कि ये क्या हो गया। नैना उसको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई दोस्तों। शीची पर आया हुआ खतरा तो खत्म हो गया, लेकिन नैना को कोफत ने खो दिया। सारे शीची वाले खुश और उदास भी थे। तो ये होने के बाद बारी थी एंजो के बदले की। वो जाता है अपने महल पे सम्राट के पास, और यहाँ पर वो आया तो था सम्राट को मारने के लिए। जैसे सम्राट एंजो को ऐसे देवता वाले रूप में देखता है ना, वो दंग रह जाता है कि ये क्या चीज है। एंजो कहता है कि तुम्हारी मौत हूं मैं। इतना कहकर जैसे वो सम्राट को मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। वो एंजो से कहता है कि शांत हो जाओ, और जैसे वो ये कहता है ना, एंजो शांत हो जाता है, एकदम नॉर्मल इंसान बन जाता है। सिर्फ नॉर्मल ही नहीं, उस बूढ़े आदमी ने पता नहीं क्या जादू किया एंजो पर, कि जैसे ही बूढ़ा आदमी एंजो से कहता ये सम्राट तुम्हारे पिता हैं और चुड़ैल तुम्हारी माँ, इन्हें रिस्पेक्ट करो, तो एंजो उन दोनों के सामने झुककर उनको रिस्पेक्ट देता है। लेकिन यहाँ पे आखिर क्या हुआ दोस्तों, कौन था वो बूढ़ा आदमी, ये तो यार सॉरी अगले पार्ट में पता चलेगा, क्योंकि एंजो का बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ। ऊपर से जादूगर भी इंतजार में है, वही जादुई हथियार के। और अब वो जादूगर अपनी अनडेड आर्मी को लेकर निकल जाता है हथियार की तलाश में। तीसरा पार्ट काफी खतरनाक होने वाला है दोस्तों, शायद 2027 में आएगा। तब तक ये जो आपको वीडियो स्क्रीन पे दिख रही है, उसमें कमाल का सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं वहीं पे। बाय रॉकर्स, ध्यान रखिए अपना।